हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम लोग बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 पे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 पे, और देखेंगे कि मतलब क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं एक टिश्यू में या एक लिविंग बींग्स में। अगर मान लेते हैं हम एक टिश्यू को एनालाइज करें कि उस टिश्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स हमें दिखाई दे सकते हैं, वो भी कौन से इनऑर्गेनिक वाले। ऑर्गेनिक वाले तुमने बता दिया, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो भी साथ था बता दिया। अब हम यहां से देखेंगे इनऑर्गेनिक वाले कौन कौन से मौजूद होंगे। क्लियर। तो इससे सबसे पहले तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जिस पहला लेक्चर जहां पे मैंने एंड किया था वो था लिपिड्स के बारे में। तो आइए एक बार लिपिड्स को फिर से मैं रिकॉल करता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये, इसलिए मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ। सुन लीजिए आप लोग, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ लिपिड्स को कि लिपिड्स है क्या। देखिए, मैंने कहा आपके पास कि लिपिड्स जो होते हैं अपने पास, लिपिड है माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या है बच्चे? ये माइक्रोमोलिक्यूल। जब हम इसका एक मॉलिक्यूल का वेट करते हैं तो ये हमें 800 डाल्टन से कम मिलता है, लेकिन जब इसको हम छानते हैं, जब हम इसको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है। तो बात पता ये चली कि बच्चे ये तो है माइक्रोमोलिक्यूल्स, इसको होना चाहिए था एसिड सॉल्युबल पूल में, पर ये एग्रीगेशन नेचर रखने के कारण, ये एग्रीगेशन में होने के कारण ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं हमें। और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जब मिलते हैं हमको, तो यहीं से बात में एक इंटरेस्टिंग बात आती है जो आपके एग्जामिनर यहाँ से सवाल उठा लेता है कि बच्चा ये है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे इसके बारे में, तो अपना जो लिपिड्स है, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड क्या है बच्चे लोग अपने पास? तो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बट प्रेजेंट in acid insoluble pool, acid insoluble pool। यही बात खास बनाती है इसको, एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात ध्यान रखेंगे कि माइक्रोमोलिक्यूल को एसिड सॉल्युबल पूल में होना चाहिए था, पर ये कहाँ है बच्चे? ये है आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल में। क्यों? बिकॉज due to the lipids found in aggregation का मतलब होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है गुच्छे में। ये लिपिड्स जो होते हैं ना, ये गुच्छे में रहते हैं, जिसके कारण इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है और ये उस जो आपका जो क्लॉथ है उसको पार नहीं कर पाता है। इसीलिए ये माइक्रोमोलिक्यूल्स होने के बावजूद भी हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिल जाएगा। क्लियर? अगर ये बात क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि अगर किसी टिश्यू को हम बर्न कर दें या फिर किसी टिश्यू को एनालाइज करें तो उसमें हमें इनऑर्गेनिक चीजें क्या क्या देखने को मिल सकती है। ऑर्गेनिक चीजें तो मैंने बता दी हो, और इनऑर्गेनिक क्या क्या मिलेगा देखने को, उसकी बात करेंगे। चलिए, तो अपना इनऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग। हटा देते हैं, अपना जो हेडिंग है वो होगा अपने पास, क्या होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, या और किसकी बात कर सकते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट्स की बात करेंगे। क्या किसकी बात करेंगे बच्चा लोगों? हम लोग एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा इसकी बात करेंगे। अगर मैं इसको बोलूं ना, तो हम एक्चुअल में बात करेंगे ऐश के बारे में। ऐश बोले तो राख। जब किसी चीज को आप जला देते हैं, जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? राख। हम उसी की बात करेंगे, मतलब ऐश की बात करेंगे कि ऐश में क्या क्या होगा, ऐश में क्या क्या होगा। चलिए आ जाइए, समझते हैं हम लोग क्या क्या होगा। मान लेते हैं, मैंने आपसे माना कि चलिए ये अपना पत्ता ले लिया, एक लीफ लिया मैंने, ठीक है, ये लीफ लिया। जैसे ही मैंने इस लीफ को लिया, अभी तोड़ के लाया इस लीफ को, ये लीफ है अपने पास, और इस लीफ को अभी हम जस्ट तोड़ के लाए हैं, तो ये लीफ क्या कहलाएगा? हमारा फ्रेश वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे लोगों? इसमें ये फ्रेश वेट कहलाता है। फ्रेश वेट का मतलब क्या होता है कि इसमें ना अभी वाटर मौजूद है। जब किसी टिश्यू का हम क्या करेंगे? वेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अभी इसमें वाटर के कंटेंट मौजूद है, तो इसको मैंने कहा फ्रेश वाटर। अब ये फ्रेश वेट कह दिया। अब इसको ना सबसे पहले हमें क्या करना है? इस लीफ को बर्न करना है। क्या करना है बच्चे? हमें इसको बर्न।
बर्न बोले तो जलाना है इसको, फुल्ली बर्न करेंगे इसको हम लोग, फुल्ली बर्न करेंगे। जब फुल्ली बर्न करेंगे इसको ना, पूरी तरह जला देंगे, तो क्या होगा कि जो ये हमने इसको जो पत्ते को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लाल लाल तो दिख नहीं रहा, दिखाते हैं लाल, ये जला दिया और पत्ता जल गया। तो फुल्ली जलते ही क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, पत्ता को जला दिया मैंने, तो जैसे ही मैं इसको जलाऊंगा तो ये क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या रे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलिए एक बार मैं इसको पहले इसको कलर चेंज करता हूं इसका, ताकि आपको लगे कुछ नया लिखा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, ऑक्सीडाइज मतलब जल के उड़ जाएगा या गायब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया। अब जैसे ही इससे पानी निकल गया ना, जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वेट, सॉरी ड्राई वेट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ड्राई वेट। वेट दो तरह के होते हैं, एक को फ्रेश वेट कहते हैं, एक को ड्राई वेट। जब वाटर के कंटेंट मौजूद हो उस टिश्यू में और उस वक्त हम उसका वेट ले तो वो कहलाता है फ्रेश वेट। एक तरीका अपने पास ये है कि हम बॉम्ब कैलरीमीटर में ले जाएं उसको, उसका वाटर जो कंटेंट है उसको रिमूव कर दे, पूरी तरह से वाटर को गायब कर दे। अगर जब वाटर पूरी तरह से गायब हो जाएगा तो फिर जो हम वेट लेंगे वो कहलाएगा ड्राई वेट कहलाएगा। और ड्राई वेट क्या होता है ना, ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू फ्रेश वेट, क्योंकि इसका सीजनल इफेक्ट नहीं होता है ड्राई वेट में। चलिए, तो मैंने कहा आपके पास कि इसको मैंने जलाया और बना दिया क्या, इसको हमने ऐश, ऐश बोले तो राख, ठीक है, राख जला करके इसको हमने राख कर दिया, ठीक है। अगर हमने राख कर दिया तो हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कि इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हमें देखने को मिल जाएंगे। किसमें, तो ये हमारा एस में ये कंटेन करेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम को। चलिए सुनिए, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं बच्चे लोगों, ये अपना इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। क्या है ये अपने पास, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अगर इतनी सी बात आपको पता चली तो बहुत अच्छी बात। चलिए, मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को जानना चाहते हैं तो आप टिश्यू को लीजिए, उसको बर्न कीजिए। जैसे बर्न करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो वाटर्स है वो ऑक्सीडाइज होकर के वहां से गायब हो जाएंगे, और जो उस राख में बचा खुचा मिलेगा हमें, वो हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे क्या मिलेंगे, जैसे हमें कैल्शियम मिल सकता है, जैसे हमें मैग्नीशियम मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हमने एक कंपेरिजन किया, किसका, हमारे टिश्यू में क्या क्या इनऑर्गेनिक चीजें होती है। अब हम लोग एक एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है, उसको देखेंगे, जहां से डायरेक्ट सवाल बनते हैं, पुट आउट होते हैं सवाल। कैसे सवाल पुट आउट होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी फिलहाल देखिए क्या आपका जो मतलब उसका डाटा क्या है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले मैं खुद से लिख लेता हूं, फिर मैं आपको किताब में भी दिखा दूंगा। चलिए, तो इसको हम हटाते हैं, स्लाइड को हटाते हैं इसको। अब हम लोग जो देखेंगे उसका टॉपिक का हेडिंग होगा, मतलब एलिमेंट्री एनालिसिस। एक मिनट, एक बार एनसीईआरटी में देख लूं कि क्या है, एनसीईआरटी में क्या क्या चीज दे रखी है। चलिए, सबसे पहले ना हम लोग देख लेते हैं कि मतलब एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। अपना जो हेडिंग है वो है एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। क्या मतलब इसका वो सुनिए आप, कि एक सेल में हमारे पास क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है। एवरेज कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है एक सेल में। चलिए, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या दे रखा है, उसके बाद तुम लोग सारी बातें करिए लेंगे। चलिए, मैं इधर लिख देता हूं आपके पास कंपोनेंट और एक कंपोनेंट लिख दिया इधर लिख देंगे परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास, परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास। कहने का मतलब क्या है कि कितना किसका मास। कंपोनेंट देखेंगे, उसके बाद मास देखेंगे। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम लोग वाटर के बारे में। किसके बारे में बच्चे लोगों, वाटर के बारे में, कि वाटर कितना होता है एक सेल में।
दूसरा जो देखेंगे हम लोग वो होगा प्रोटीन, वो होगा अपने पास प्रोटीन। फिर जो तीसरा देखेंगे हम लोग वो होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। फिर चौथा हम लोग बात करेंगे लिपिड्स के बारे में, लिपिड्स। पांचवा बात करेंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड। फिर छठा बात करेंगे हम लोग आयंस के बारे में, आयंस में। आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमारा एक सेल है उसको हम अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो एक सेल में वाटर, आपके पास अगर मैं वाटर की बात करूं ना 70 to 90% वाटर हमें देखने को मिल जाएगा। एक सेल में कितना पानी होता है बच्चे लोगों? तो आपका जवाब है 70 से लेकर के 90% तक वाटर ही होता है एक सेल में। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो 10 से 15%। कितना बच्चे लोगों? 10 से 15%। बड़ा बेसिक सा डाटा। कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो मैं 3% के आसपास। अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो 2% के आसपास। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो 5 से लेकर के 7% के आसपास। अगर मैं आयंस की बात करूं तो मान लीजिए 1% के आसपास। ठीक है, ये अपना एक एनसीईआरटी का क्या है बच्चे लोगों? एक एनसीईआरटी का अपना एक चार्ट जो एनसीईआरटी में दे रखा है और यहाँ से सवाल पुट आउट हो सकते हैं। जो क्या होंगे अभी मैं एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं आपके लिए कि क्या हो सकते हैं, ऐसे सवाल बन सकते हैं यहाँ से। चलिए, अगर मैं देखूं इस चार्ट को जो एनसीईआरटी में दे रखा है, सबसे पहले बात किया है एक सेल के बारे में कि मान लेगा हमारे पास एक सेल है तो उसमें हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा। तो किसी भी सेल में ना 70 से लेकर के 90% तक पानी होता है। ठीक है, वाटर्स। 70% टू 90% क्या हो जाएगा अपने पास? वाटर्स। ठीक, वाटर हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद बारी आती है प्रोटीन्स की। कितना परसेंट है बच्चे लोगों? 10 से लेकर के 15% तक। ये सब बातें आपको ख्याल रखना है किसका कितना परसेंटेज है। ये मैचिंग में आपको क्वेश्चन दे सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है। जिसमें अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट देखें तो 3% के आसपास, लिपिड का अमाउंट 2% के आसपास और न्यूक्लिक एसिड का अमाउंट 5 से लेकर के 7% के आसपास और आयंस का 1%। ठीक है, एक सवाल जहां से पुट आउट कर रहा हूं मैं, सवाल का जवाब आपको देना है। मेरा एक छोटा सा सवाल है जो आपको आंसर देना है। ये आपके सामने ही रहेगा, इसको देख के आप दे सकते हैं आंसर। ये आपके पास पूरा डाटा लिखा हुआ है। क्वेश्चन अपने पास क्या है कि क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं कि क्वेश्चन अपने पास कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक मास ऑफ अ सेल, कि मतलब एक सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मास किसका होगा एक सेल में। तो अपने पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैं लेता हूं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा ऑप्शन मैं ले रहा हूं वाटर्स। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन मैं ले रहा हूं आपके पास प्रोटीन और चौथा ऑप्शन मैं ले रहा हूं न्यूक्लिक एसिड। क्या कह रहा है कि एक सेल में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, वो भी ऑर्गेनिक वाला। तो ठीक है, देखिए मैक्सिमम ऑर्गेनिक मास ऑफ द सेल क्या होना चाहिए। अगर मैक्सिमम बच्चे क्या देखेंगे कि एक सेल में वाटर होता है, पर आपको वाटर आंसर नहीं लगाना है क्योंकि वाटर आपका ये जो वाटर है ये इनऑर्गेनिक है। क्या है बच्चे लोगों? ये इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे हमसे इनऑर्गेनिक तो पूछा नहीं है उसने हमसे क्या पूछा है? ऑर्गेनिक वाला। तो ऑर्गेनिक इसमें कौन कौन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये चारों ऑर्गेनिक है। इन चारों में आपको देखना है सबसे ज्यादा कौन है। तो अपने पास सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा बच्चे लोगों? अपने सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक पूछा है। अगर इनऑर्गेनिक पूछता तो फिर अपना आंसर क्या जाता अपने पास? फिर अपने पास आंसर जाता वाटर। ठीक है, तो ये बात आप ख्याल रखेंगे। वाटर्स क्या होते हैं आपके पास? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि आपको ये बात का ख्याल रखना है। अगर इनऑर्गेनिक का टोटल पूछता तो वाटर जाता, पर इसने टोटल ना पूछ के क्या ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात किया है। ऑर्गेनिक एलिमेंट्स में कौन कौन आ जाएगा? प्रोटीन आ जाएगा, लिपिड्स आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, अगर इतना सा क्लियर है तो आगे हम लोग और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। तो ये मैंने आपको ना मास का दिखा दिया। अब अर्थ क्रस्ट और इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूं कि क्या क्या देखने को मिल सकता है अर्थ क्रस्ट में और हमारे में क्या क्या चीजें सिमिलर हो सकती है। चलिए,
एक चार्ट और दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको देखना क्या, इसको एनसीईआरटी से डायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो लिखने में टाइम अच्छा खासा निकल जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग एनसीईआरटी को डायरेक्ट देख लेते हैं। चलिए, ये अपने पास आ गया, ये इसी की बात करनी थी हमें, तो अपने सामने आ गया एकदम जस्ट। देखिए, हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर्स। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन के बॉडी में, कि कौन सा एलिमेंट कितना है, अर्थ में कितना है, ह्यूमन के बॉडी में कितना है, या लिविंग